आज है 17 अक्टूबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां महागठबंधन में ही सिर्फ उटौवल मची है और कई सीटों पर सहयोगी दल ही आमने सामने हैं। एनडीए की रणनीति पिछड़े और अति पिछड़े वोटरों पर टिकी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पर लोगों की निराशा क्यों बढ़ रही है, इस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही बीजेपी के वो 2 दावे जो राहुल गांधी को लेकर किए गए और सोशल मीडिया पर झूठे साबित हुए, और गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में ताज़ा अपडेट क्या है, इन सब पर होगी विस्तार से बात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा खींचतान महागठबंधन के भीतर देखने को मिल रही है, जहां सीटों पर सहमति न बन पाने के कारण आरजेडी और कांग्रेस ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वीआईपी और वाम दल भी अपनी अपनी सूचियां जारी कर रहे हैं, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं एनडीए में तस्वीर ज्यादातर साफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सहयोगी सुभाषपा एसबीएसपी ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो एनडीए के वोटों में सेंध लगा सकती है। दोनों गठबंधनों की सूचियों में एक बात साफ है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर जबरदस्त फोकस। साथ ही जेएनयू के छात्र नेता धनंजय जैसे नए चेहरों के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध इतना बढ़ गया है कि पहले चरण के नामांकन का समय समाप्त होने के बावजूद कोई साझा फॉर्मूला नहीं बन पाया है। नतीजतन आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने एकतरफा तरीके से अपनी अपनी सूचियां जारी कर दी हैं और कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, लिबरेशन, सीपीआई, एम, सीपीआई और विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी वाले इस गठबंधन में 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। वैशाली और लालगंज जैसी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वैशाली में जहां कांग्रेस ने संजीव सिंह को टिकट दिया है, वहीं आरजेडी ने अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इसी तरह लालगंज में कांग्रेस के आदित्य राज के सामने आरजेडी ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस, जो पहले ही 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी थी, ने 5 और सीटों पर टिकट दिए हैं। इनमें कहलगांव की सीट भी शामिल है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है, लेकिन आरजेडी इस पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। सीपीआई, एमएल, लिबरेशन ने भी पहले चरण के लिए 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वीआईपी, जो अब भी अपने नेता मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने पर अड़ी है, को अब तक 14 सीटें मिली हैं। आरजेडी ने अभी तक अपनी पहली सूची आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसने अब तक 48 उम्मीदवारों को टिकट सौंप दिए हैं। इनमें भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव, छपरा, तेजस्वी प्रसाद यादव, राघोपुर, ओसामा शहाब, रघुनाथपुर और चंद्रशेखर, मधेपुरा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। नई दिल्ली में सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आरजेडी 130-135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को लगभग 60, वीआईपी को लगभग 15 और वाम दलों को 28-29 सीटें मिलने की संभावना है। गठबंधन के अंदरूनी सूत्रों ने स्वीकार किया कि कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा, जिसमें बछवारा सीट भी शामिल है, जहां कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास का मुकाबला सीपीआई के अवधेश कुमार राय से होगा। सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि बुधवार रात वीआईपी और आरजेडी के बीच बातचीत लगभग टूट गई थी और सहनी गठबंधन छोड़ने की घोषणा करने वाले थे। लेकिन सीपीआई, एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने हस्तक्षेप किया और राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी ने सहनी से फोन पर बात करके उन्हें मनाया, जिसके बाद सहनी ने गठबंधन में बने रहने का फैसला किया। महागठबंधन में सीटों पर चल रही लंबी खींचतान के बीच कांग्रेस द्वारा जारी की गई पहली 48 उम्मीदवारों की सूची पार्टी की रणनीति और मजबूरियों दोनों को दर्शाती है। इस सूची में अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को कम प्रतिनिधित्व मिला है, जो इंडिया ब्लॉक के अति पिछड़ा न्याय संकल्प के ठीक विपरीत है।
कांग्रेस ने अपनी सूची में 27 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जहां पार्टी 2020 में दूसरे स्थान पर रही थी। उस चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 पर जीत हासिल की थी। सूची में 14 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। कुल 48 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 महिलाएं हैं। सामान्य श्रेणी की 38 सीटों में से लगभग आधे 19 उम्मीदवार सवर्ण जातियों से हैं, जबकि अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को सिर्फ 9 टिकट दिए गए हैं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा पिछले महीने जारी किए गए ईबीसी घोषणापत्र के दावों पर सवाल खड़े करता है। सूची में 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सूत्रों के मुताबिक मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टिकट न देने का फैसला ध्रुवीकरण की आशंका और इस विश्वास पर आधारित है कि मुसलमानों के पास इंडिया ब्लॉक को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बीच कांग्रेस को आरजेडी के दबाव के आगे झुकना पड़ा और दरभंगा जिले की जाले सीट से अपने पसंदीदा उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद आलम का नाम वापस लेना पड़ा। आलम उस रैली के आयोजक थे जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगाया गया था। आरजेडी के आग्रह पर कांग्रेस ने आलम की जगह आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा को कांग्रेस के सिंबल पर अपना 49वां उम्मीदवार बनाया। बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक दलों बीजेपी और जेडीयू ने अपनी अपनी सूचियों में पिछड़ा ओबीसी और अति पिछड़ा ईबीसी वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। दोनों पार्टियों ने लगभग 13% टिकट महिलाओं को दिए हैं। बीजेपी की 101 उम्मीदवारों की सूची में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, जबकि जेडीयू ने 4 मुसलमानों को मैदान में उतारा है, जो 2020 में 11 से कम है। बीजेपी ने अपने 55 मौजूदा विधायकों को दोहराया है और 16 को हटा दिया है। वहीं जेडीयू की 101 उम्मीदवारों की सूची में आधे से ज्यादा 59 ईबीसी और ओबीसी समुदायों से हैं। ईबीसी को 22 टिकट मिले हैं, जबकि सबसे ज्यादा 13 टिकट कुशवाहा समुदाय को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्मी समुदाय को 12 टिकट मिले हैं। यह नीतीश कुमार की उस रणनीति को दिखाता है जिसके तहत वह ईबीसी और लवकुश कुर्मी कुशवाहा समीकरण पर भरोसा करते हैं। बीजेपी की सूची में प्रमुख उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय शामिल हैं। पार्टी ने कई नए चेहरों को भी मौका दिया है, जिनमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर अलीगंज, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर और युवा दलित नेता सुजीत पासवान राजनगर ऐसी शामिल हैं। पटना की 4 सीटों में से बीजेपी ने कुम्हरार से 5 बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा और पटना साहिब से 7 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को बदल दिया है, जो ओबीसी चेहरों पर पार्टी के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। जेडीयू ने अपनी सूची में 8 यादवों को भी जगह दी है, जो आरजेडी का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। पार्टी ने लगभग 22 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से उतारे हैं, जिनमें 10 राजपूत और 9 भूमिहार शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी ने बिहार में एनडीए गठबंधन द्वारा नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। एसबीएसपी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी बिहार में एनडीए के तहत उन्हें 3-4 सीटें भी दे देती है, तो वो अपने सभी उम्मीदवारों को वापस ले लेंगे। राजभर ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार बीजेपी इकाई ने उन्हें सीटें देने में हिचक दिखाई क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम जीत गए तो हमें वहां एनडीए सरकार में जगह देनी होगी और कुछ विभाग भी आवंटित करने होंगे। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल बिहार विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के अनुरोध पर उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए थे, लेकिन बदले में राज्य आयोगों में जगह देने का वादा पूरा नहीं किया गया। एसबीएसपी का मानना है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के उनके कदम से बीजेपी और उसके एनडीए सहयोगियों को नुकसान होगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि बक्सर, सीवान और औरंगाबाद जैसे क्षेत्रों की कई विधानसभा सीटों पर राजभर और संबंधित समूहों के लगभग 25,000 से 70,000 वोट हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। 2024 में जेएनयू के पहले दलित अध्यक्ष बने धनंजय को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी सीपीआई एमएल ने गोपालगंज की भोरे सुरक्षित सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। धनंजय कांग्रेस के कन्हैया कुमार और सीपीआई एम की आयशी घोष के बाद चुनावी राजनीति में कदम रखने वाले जेएनयूएसयू के तीसरे अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री की तरफ। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को 2 जगह जाने वाले थे। एक असम के गायक जुबिन गर्ग के घर और दूसरा रायबरेली, जहां पिछले दिनों हरिओम वाल्मीकि की लिचिंग नृशंस हत्या कर दी गई थी। लेकिन जैसा कि बीजेपी का तंत्र अक्सर करता है, दोनों ही यात्राओं को विवादास्पद बनाने की भरपूर कोशिश की गई।
सोशल मीडिया पर लिखा गया और फिर प्रसारित वायरल किया गया। मसलन, सोनापुर, गुवाहाटी का बाहरी इलाका पहुंचने के पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, आखिरकार 28 दिन बाद राहुल गांधी आ रहे हैं। भूपेन हजारिका के समय तो कोई कांग्रेसी नहीं आया था। कम से कम जुबिन के लिए आ तो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबेर ने उनका झूठ पकड़ लिया। सीएम साहब, जो पहले कांग्रेस में थे, की फेसबुक पोस्ट खोज निकाली, जो उन्होंने 10 नवंबर 2011 को पोस्ट की थी। इसमें हिमंत ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी स्वर्गीय भूपेन हजारिका के निवास पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ऐसे ही दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने राहुल फतेहपुर पहुंचे, लेकिन परिवारीजन तैयार नहीं थे। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी से मिलने हरिओम के परिवार ने किया इनकार, कहा राजनीति करने ना आए। इसके आगे मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी का हर रोज का रूटीन है, उठो, मुंह धो, बेइज्जती करवाओ, फिर सो जाओ। अगले दिन फिर वही कहानी। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? एक्स पर ही मालवीय को तीखे शब्दों में जवाब देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुलाकात के फोटो वीडियो शेयर किए जाने लगे। मालवीय के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे कि भाषाई मर्यादा का ख्याल करते हुए उनको लिखा भी नहीं जा सकता। मगर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर परिवार से मुलाकात का फोटो शेयर करते हुए लिखा, हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था, क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा है। उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की। यह व्यवस्था की वही विफलता है जो हर बार गुनहगारों की ढाल बनकर पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। न्याय को नजरबंद नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार पर दबाव खत्म करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। मैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार और देश के हर शोषित, वंचित और कमजोर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ा हूं। ये लड़ाई सिर्फ हरिओम के लिए नहीं, हर उस आवाज के लिए है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है। इसके अलावा कुछ खबरें संक्षिप्त में। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को बेल्जियम की एक अदालत ने मंजूरी दे दी है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्षद की हत्या के आरोपी रहे भाजपा नेता निर्मल घोष अब आधिकारिक तौर पर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अदालत ने उन्हें पहले इस मामले में बरी कर दिया था। गुजरात में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से भाजपा में आए कई बड़े नेताओं, जैसे हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर, को मंत्री पद नहीं मिला। इसे भाजपा का एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि पार्टी में वफादारी को दलबदलुओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। कटनी जिले में अवैध खनन का विरोध करने पर एक दलित युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की और उस पर पेशाब कर दिया। पीड़ित ने पहले भी आरटीआई और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से स्थानीय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन अल-कायदा से कथित संबंधों के आरोप में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार एक मुस्लिम युवक को ठोस सबूतों के अभाव में जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बिना मुकदमे के लंबी हिरासत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार का पहला साल शासन में विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख के रूप में अपनी सीमित शक्तियों पर लाचारी व्यक्त की है, जहां कई प्रशासनिक फैसले अटक जाते हैं। जनता में भी भारी असंतोष है, क्योंकि सरकार सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी और जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के दुरुपयोग जैसे केंद्र के कठोर फैसलों पर मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आलोचक इसे नैतिक जिम्मेदारी से बचने का बहाना मानते हैं। इस स्थिति ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर चुने हुए नेता के पास कोई शक्ति ही नहीं है, तो वोट का क्या मूल्य है? न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए हुई पहली बहस में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी अपने प्रतिद्वंद्वियों, पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन कर्टिस लीवा, पर भारी पड़े। उन्होंने अनुभव की कमी के हमलों का जवाब कुओमो की ईमानदारी पर सवाल उठाकर दिया और अपनी बढ़त बनाए रखी। न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को साधने के लिए चापलूसी, लगातार फोन कॉल्स और व्यापारिक सौदों की पेशकश की रणनीति अपना रहे हैं। ये रणनीति रूस को कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों और यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद से बचाने में काफ़ी हद तक सफल रही है। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम रोशनी ज़्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर।
जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया